Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing our oral warfarin therapeutic effect in this lecture. In the last lecture, we have discussed about the recommended therapeutic goal for oral anticoagulant therapy. In this part, we have already discussed different indications. जो भी different indications होंगी उसमें हमारा goal of INR क्या है और उसकी therapeutic range क्या है. उसके बाद फिर हमने यहाँ पे छोड़ा था, फिर हमने ये बात की थी कि वंस ये लेवल्स जो है वो अचीव हो जाएं उसके बाद फिर क्या होगा. वंस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक INR हैज़ बीन अचीव्ड फॉर 2 consecutive days, फॉर एग्जांपल कंकमिटेंट हेपरिन प्लस वॉरफेरिन थेरेपी, देन व्हाट यू नीड टू डू. जब 2 consecutive days पे ये हो जाएं, आपने मुसलसल देखा और ये गोल या रेंज अचीव हो रही है, देन फॉलो अप INR मॉनिटरिंग कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोटोकॉल. यानी फिर उसके बाद मज़ीद जो INR मॉनिटरिंग होगी वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अभी तो आप डेली कर रहे थे. वीक 1 में मॉनिटर द INR 2 to 3 times पर वीक, यानी एक हफ्ते में पर वीक आपने 2 से 3 दफ़ा INR चेक करना है, बीच में गैप देके, जैसे लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे. अगर अभी भी सही है, थेरेप्यूटिक रेंज के दरमियान में आ रहा है, वीक 2 से मॉनिटर द INR 2 times, यानी 3 times के बजाय 2 times पर फिक्स कर दें. फिर उसके बाद अभी भी अगर वीक 2 पे भी मेंटेन रहता है तो फिर वीक 3 पर, और वीक 3 to 6 यानी वीक 3 से लेकर 6 तक मॉनिटर INR 1 से वीक, हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी होगा. फिर उसके बाद वीक 7 to 14, यानी अगर आप वीक 3 to 6 भी मेंटेन रहा तो मॉनिटर द INR वंस एवरी 2 weeks, यानी फोर्टनाइटली या 15 days पर चेक करना है. उसके बाद फिर वीक 15 टू एंड ऑफ थेरेपी मॉनिटर द INR वंस एवरी 4 week, यानी हर 4 हफ्ते में चेक करना है, यानी वंस मंथली आप इसको कह सकते हैं. इफ INR डोज रिस्पॉन्स remains stable, if dose adjustment is necessary, a more frequent monitoring schedule is employed until the stable dose responsiveness is achieved. अगर किसी वजह से आपने जो है वो डोज चेंज की, यानी अगर स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है, कोई इशू आ रहा है, अगर स्टेबल है तो कोई मसला नहीं, लेकिन इफ़ डोज एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी, आपने डोज को रीएडजस्ट किया तो फिर दोबारा आप ये वीक 1 वाले पर आ जाएंगे. तो वीक 1 से पहले बल्कि आप डेली पर जाएंगे, डेली पर उस डोज पे देखेंगे जब ये गोल या रेंज अचीव हो जाएगी. फिर वीक 1 दोबारा आप इस पे शेड्यूल पे आ जाएंगे, फिर वो 3 times पर वीक, फिर 2 times, फिर वंस वीक, और फिर जो है वो वंस एवरी 2 weeks, और फिर वंस एवरी 4 weeks. तो इस तरह से आप इसको फॉलो अप में रखेंगे. अच्छा, अपॉन कमेंसिंग ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी, जैसे ही आप ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, prolongation of the PT INR does not occur until depletion of vitamin K dependent procoagulant clotting factor occurs. अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन ही जो है वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया और प्रोलोंगेशन ऑफ PT या INR शुरू हो गया. ये जब तक नहीं होगा जब तक विटामिन K डिपेंडेंट प्रोकोगुलेंट फैक्टर जो होगा वो सफिशेंटली डिप्लीट नहीं हो जाएगा. और इसमें कितना टाइम लग जाएगा? दिस डिले इज़ वेरिएबल फ्रॉम 2 to 4 days. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है. तो जब तक जो है, इसी वजह से शुरू में आप फ़ौरन वॉरफेरिन की थेरेपी स्टार्ट करते हैं. जो हमने टेबल एक देखा था जिसमें हमने ये बात की थी कि जब हम ये दे रहे होंगे तो फिर आपने क्या करना होता है कि उसके साथ जो है वॉरफेरिन देना होता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है इसका वॉरफेरिन का वो फ़ौरन नहीं आता है. हम उस टेबल को एक दफ़ा और देख लेते हैं. उस टेबल में ये वाला जो टेबल था कि जो जिसमें हमने ये बात की थी कि यहाँ पर ये बात की थी कि वॉरफेरिन थेरेपी शुड बी कमेंस्ड ऑन day 1 एंड एडजस्ट डोज बेस्ड अपॉन द प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR. ठीक है, बट आपने ये दोनों साथ लेके चलना है. तो इस वजह से जो है ये दोनों आपकी एक साथ जारी रहेंगी. तो एक जगह इसका ये भी आया था कि इसकी जो रिस्पॉन्स है जो वॉरफेरिन का वो आने में टाइम लगता है, यानी जो उसकी जो ऑनसेट है उसमें काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो है इसका जो रिस्पॉन्स आने में वो
टाइम लगता है, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हम इसको देखें कि विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर डिक्लाइन ओवर 6 to 96 आवर्स। इस वजह से इसका जो है वो यहाँ पर जो तस्करा किया जा रहा है कि फ़ौरन के फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता, बल्कि हमें वेट करना पड़ेगा, और वेट इतना करना पड़ेगा जितना जब तक कि उसका रिस्पॉन्स सफिशेंटली हमें नहीं मिल जाए। तो इसी वजह से जो है वो अगर 2 to 4 डेज़ में आप ये चेक करना चाहेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR पे फ़र्क पड़ा, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2 to 4 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस डिले if active venous thromboembolism या thrombosis is present, either unfractionated heparin or low molecular heparin or synthetic pentasaccharide is concomitantly commenced to adequately anticoagulate the patient while awaiting the therapeutic effect of warfarin। अगर ये ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी है, वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ है, आपको उसको फ़ौरन डिज़ोल्व करना है, तो उस वक्त क्योंकि ओरल जो ये वारफेरिन है इसका रिस्पांस आने में टाइम लग जाएगा, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि हेपारिन को जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या सिंथेटिक पेंटासैकराइड, इनमें से कोई एक एजेंट आप स्टार्ट कर दें ताकि इससे कोई रिस्पॉन्स हमें मिल जाए, यानी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया वारफेरिन। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास पे, विच इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स। अच्छा, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स इंडिकेशंस वेरी बाय द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो है वो 3 इसके मेन एजेंट अवेलेबल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एनॉक्सापेरिन है, डेल्टापेरिन है और टेंजापेरिन है। इसी वजह से ये 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, यानी 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं, और इनकी जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनमें क्योंकि वो मुख्तलिफ पेशेंट्स में हुई हैं, इस वजह से क्लिनिक जो इंडिकेशंस है वो वेरी करती हैं। अच्छा, ईच ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स हैज़ बीन एवेल्युएटेड इन लार्ज number of randomized clinical trials and has been proven to be safe and efficacious for prevention and treatment of venous thromboembolic disease। VTED में proven है ये large number of randomized clinical trials में कि ये safe भी हैं और efficacious भी हैं इन दोनों इंडिकेशन में, प्रिवेंशन ऑफ VTE के लिए भी और ट्रीटमेंट ऑफ VTE के लिए भी। टू डेट डिफरेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स have been evaluated for their role in, किन किन कंडीशंस में इनका रोल चेक किया गया है, evaluate किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस की प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज में, एंड मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, यानी अनस्टेबल एंजाइना हो, पेक्टोरिस हो, चाहे वो नॉन क्यू वेव MI हो, क्योंकि आपको पता है कि MI जो होता है वो क्यू वेव होता है, नॉन क्यू वेव होता है, ST एलिवेटेड MI होता है, नॉन ST एलिवेटेड MI होता है। तो नॉन क्यू वेव में इसकी मैनेजमेंट में भी ये जो है वो द ड्रग इज और लो मोलिकुलर वेट हेपारिन्स आर इफेक्टिव। केमिस्ट्री अगर हम देखें तो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कमर्शियल ग्रेड हेपारिन, यानी जो हेपारिन होता है उसी के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसी को ब्रेक करके बनाया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय आइदर केमिकल और एंजाइमेटिक डी पॉलीमराइजेशन, यानी इसके जो पॉलीमर्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, स्मॉल पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, यही हेपारिन को एंजाइम के ज़रिए, ये केमिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, तो उससे जो है हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन मिल जाते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स आर अप्रॉक्सीमेटली 1/3 द साइज ऑफ हेपारिन, ठीक है, इसका साइज जो होता है वो हेपारिन के मुकाबले में 1/3 होता है। लाइक हेपारिन विच हैज़ मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 15,000 डाल्टन, इसका मीन वेट हेपारिन का 15,000 डाल्टन है और रेंज है 3,000 से लेके 30,000 डाल्टन तक। जबकि इसके मुकाबले में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स आर हेट्रोजीनियस इन साइज विद ए मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 4,000 to 5,000 डाल्टन, और जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट मीन है वो 4,000 से 5,000 है, जबकि इसकी मॉलिक्यूलर वेट की रेंज जो है वो 1,000 से लेके 10,000 डाल्टन तक है। और अगर हम इसको देख लें 3,000, 1,000, 30,000, 10,000, तो वही 1/3 हो जाता है, यानी उसका 1/3 साइज होता है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं कि ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स अचीव देयर मेजर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट
बाय बाइंडिंग टू एंटीथ्रोम्बिन थ्रू ए यूनिक पेंटासैकेराइड सीक्वेंस, जो इनकी क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो उस सीक्वेंस से ये बाइंड होते हैं इनसे, एंड एनहेंस द एबिलिटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन टू इनएक्टिवेट फैक्टर 2 एंड फैक्टर 10। तो ये दरअसल क्या करते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट करते हैं बाय प्रमोटिंग एंटीथ्रोम्बिन, एबिलिटी टू प्रमोट और एबिलिटी टू इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन, जिसकी वजह से जो है फैक्टर 2 और फैक्टर 10 जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। 2 यानी 2A मतलब है एक्टिवेटेड फॉर्म, 10 यानी 10A मीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म। अच्छा, heparin in low molecular weight heparins catalyzes the inactivation of factor 2A by binding to antithrombin through the unique pentasaccharide sequence and to thrombin to form a ternary complex। ठीक है, तो ternary complex बना लेता है ये एक। ठीक है, ternary complex means 3 साइड से, देखें एक होता है बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2, टर्नरी मीन्स 3, तो यानी 3 साइडों से ये बाइंड कर लेता है फैक्टर 2 को, जिस तरह से जो है इस कॉम्प्लेक्स को बना के ये जो है वो इसको जो है वो फैक्टर 2 को ब्लॉक कर देता है। ए मिनिमम चेन लेंथ ऑफ 18 सैकेराइड इंक्लूडिंग द पेंटासैकेराइड सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड फॉर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो इसकी जो पेंटासैकेराइड के 18 सैकेराइड्स हमें चाहिए होते हैं, यानी जैसे मोनोसैकेराइड्स जो अगर आप देखें तो 18 यानी 18 होने चाहिए, जो कि वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स यानी 3 साइड से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अच्छा जनाब, वर्चुअली ऑल हेपरिन मॉलिक्यूल्स कंटेन एटलीस्ट 18 सैकेराइड यूनिट्स। तो तकरीबन जो है वर्चुअली तमाम हेपरिन मॉलिक्यूल में 18 सैकेराइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ओनली 20 to 50% ऑफ डिफरेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कंटेन फ्रेगमेंट्स with 18 or more सैकेराइड। सिर्फ 20 to 50% डिफरेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कंटेन 18 और मोर सैकेराइड, यानी 18 से ज़्यादा जो होते हैं वो बहुत कम केसेस में होते हैं। Therefore, compared with heparin, which has anti-factor 10A to anti-factor 2A binding affinity ratio of approximately 1:1, यानी हेपरिन की अगर बरक्स के से कंपेयर किया जाए एफिकेसी को या बाइंडिंग एफिनिटी को, कि जो फैक्टर 10 और फैक्टर 2 पे जो बाइंडिंग एफिनिटी है, तो हेपरिन तो 1:1 बाइंड होती है, यानी अगर वो 10 टाइम्स फैक्टर 10 को बाइंड कर रही है तो 10 टाइम्स ही फैक्टर 2 को बाइंड करेगी। जबकि वेरियस कमर्शियल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स हैव एंटी फैक्टर ए टू फैक्टर 2A बाइंडिंग एफिनिटी रेशो वेरिंग फ्रॉम 2:1 to 4:1, यानी मतलब ये हुआ कि ये 2 फैक्टर 10 है से लेके 4 फैक्टर 10 है और 1 फैक्टर 2 है, और यहाँ पे भी 1 फैक्टर 2 है, कि ये फैक्टर 10 से ज़्यादा बाइंड होते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं, और फैक्टर 1 से कम बाइंड होते हैं, यानी रेशो जो है इसका डिफरेंट है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज मेंशन इन टेबल 35.9। अगर हम टेबल 35.9 को देख लें हमें ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये है टेबल 35.9, यहाँ पे तीनों जो एजेंट हैं उनका तस्करा किया गया है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला एजेंट है डेल्टा पेरिन। ब्रांड नेम फ्रेगमिन के नाम से आती है। इसका एवरेज मॉलिक्यूलर साइज कितना है, 6000 डाल्टन। बायोअवेलेबिलिटी इसकी 87% है, विच इज़ क्वाइट गुड। हाफ लाइफ 3 to 5 आवर्स है, और फैक्टर 10 और 2A की जो बाइंडिंग एफिनिटी रेशो है वो 2.7:1, यानी ये 2.7 टाइम्स बाइंड होगा अगर फैक्टर 10A से, तो उतने ही मॉलिक्यूल फैक्टर 2 से जो है सिर्फ 1 टाइम बाइंड होंगे। एनॉक्सापेरिन की अगर हम बात करें तो ये लोविनॉक्स, और इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 4500 डाल्टन। बायोअवेलेबिलिटी 92%, इसकी सबसे अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है अगर हम तीनों एजेंट में देखें। हाफ लाइफ इसकी 4.5 आवर है, और इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो 3.8 टाइम्स अगर फैक्टर 10A से है तो वो, और जो 1 टाइम जो है वो फैक्टर 2A से है। टिंजापेरिन जो थर्ड एजेंट है, इनोहैप के नाम से है, 6500 डाल्टन इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। बायोअवेलेबिलिटी इसकी 87% है। इसकी हाफ लाइफ 3.9 आवर्स है, और इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है रेशो जो है वो फैक्टर 10A और 2A के लिए 2.8 टाइम्स अगर 10A है तो 1 टाइम्स फैक्टर 2A
से है। तो ये इनकी बाइंडिंग एफिनिटी है, जिसकी वजह से इनकी एफिकेसी उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि कंप्लीट हेपरिन की होती है, यानी अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की होती है। अच्छा, इन कंट्रास्ट inactivation of factor 10A by antithrombin does not require binding of heparin molecule to the clotting enzyme. अच्छा, ये जो है inactivation of factor 10A by antithrombin does not require binding of heparin molecule अगर heparin दे रहे हैं to the clotting enzyme. अच्छा, therefore inactivation of factor 10A is achieved by small molecular weight heparin fragmented provide that they contain high affinity of पेंटासैकेराइड, जिसकी वजह से एंजाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से फैक्टर 10A पर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की एक्टिविटी ज़्यादा है। अच्छा जनाब, द एंटीथ्रोम्बिन एंड हेमरेजिक इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन हैव बीन कंपेयर्ड विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इन ए वेराइटी ऑफ कमर्शियल एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल्स। अच्छा, एनिमल मॉडल्स पे ये चेक किया गया है कि इनकी एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी और हेमरेजिक इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट ऑफ हेमरेज को एनिमल्स पे चेक किया गया। ह्यूमन्स पे इसलिए नहीं चेक करते कि ह्यूमन पे ये जो साइड इफेक्ट्स को चेक करना यानी टॉक्सिसिटी स्टडी करना अनएथिकल है और वो नहीं किए जाते। व्हेन कंपेयर्ड ऑन ग्रेविमेट्रिक बेसिस यानी मॉलिक्यूलर वर्सेस मॉलिक्यूलर बेसिस, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स आर सेड टू कॉज डिक्रीज पोटेंशियल फॉर हेमरेजिक एपिसोड्स। यानी बात यह है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स का जो रिस्क है हेमरेजेस का यानी टॉक्सिसिटी का, ब्लीडिंग का, वो कम है एज कंपेयर टू हेपरिन। दीज डिफरेंसेज इन रिलेटिव एंटी थ्रोम्बोटिक टू हेमरेजिक रेशो among these polysaccharides could be explained by the observation that low molecular weight heparins have less inhibitory effect on platelet function. अच्छा, इनसे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का जो लेस रिस्क है हेमरेज का, ब्लीडिंग का, वो इस वजह से है कि इसका प्लेटलेट पर इफेक्ट कम है। प्लेटलेट पर इफेक्ट कम इसलिए है कि क्योंकि इसका इफेक्ट फैक्टर 2 पर कम है, जो कि प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर कहलाता है। तो क्योंकि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी फैक्टर 2 से कम है कंपेयर टू 10, तो इसी वजह से इससे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग यानी रिस्क ऑफ हेमरेज कम होता है। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो द प्लाज्मा रिकवरीज एंड फार्माकोकाइनेटिक ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स डिफर फ्रॉम हेपरिन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन द बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द 2 सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंडोथेलियल सेल्स। दो इसमें सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स हैं जिनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, किससे? प्लाज्मा प्रोटीन से और एंडोथेलियल सेल से। इसी वजह से फार्माकोकाइनेटिक जो है ये डिफरेंट एजेंट जो है 3 डिफरेंट एजेंट इनकी काफ़ी वेरी करती है। अच्छा, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बाइंड्स मच लेस एविडली टू हेपरिन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी जो हेपरिन बाइंडिंग प्रोटीन है उससे ये बहुत कम बाइंड होती है देन हेपरिन। ए प्रॉपर्टी दैट कंट्रीब्यूट टू सुपीरियर बायोअवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एंड एट लो डोजेस एंड देयर मोर प्रिडिक्टेबल एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। लिहाजा लो डोज में इसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है और एंटीकोगुलेंट इफेक्ट भी मोर प्रिडिक्टेबल है कंपेयर टू हेपरिन। क्योंकि हमने हमारे पे बात की थी कि क्योंकि हेपरिन बाइंडिंग प्रोटीन की क्वांटिटी डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट होती है, तो उस वजह से हमें नहीं पता होता कि कितनी डोज पर थेरेप्यूटिक इफेक्ट हेपरिन का अचीव हो जाएगा, जिसको हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन भी कहते हैं, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन डू नॉट बाइंड टू एंडोथेलियल सेल्स इन कल्चर, यानी अगर हम इसको इन विट्रो करेंगे तो कल्चर में ये एंडोथेलियल सेल से बाइंड नहीं होते। ए प्रॉपर्टी दैट कुड अकाउंट फॉर देयर लॉन्गर प्लाज्मा हाफ लाइफ एंड देयर इंडिपेंडेंट डोज इंडिपेंडेंट क्लियरेंस। तो डोज इंडिपेंडेंट क्लियरेंस होती है इसकी, तो इस वजह से जो है वो, यानी इसकी जो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़ीरो ऑर्डर जो है वो डोज इंडिपेंडेंट क्लियरेंस है, कि डोज जो है वो डोज से ताल्लुक़ नहीं है, डोज बढ़ने से क्लियरेंस बढ़ेगी नहीं, तो इस वजह से ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ज़्यादा फॉलो करती हैं। प्रिंसिपली द रीनल रूट क्लियर द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स, यानी किडनी जो है वो मेजर रूट है जिससे ये एलिमिनेट होती है, एंड द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इज इंक्रीज
इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। क्योंकि इसका मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन किडनी है, इसी वजह से ये होता है कि अगर पेशेंट रीनल फेलियर में यानी रीनल इम्पेयरमेंट में जा रहा हो तो उस सूरत में इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें तो डोजिंग ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स इस डिजीज स्टेट एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी डिफरेंट डिजीज स्टेट में डिफरेंट डोजेज हैं एक ही प्रोडक्ट की, और यानी डिफरेंट डिजीज लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए अलग है, सर्जरी के लिए अलग है, और वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी के लिए अलग है, एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और जो हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक डोज है। जनरल क्लास इफेक्ट या क्लास की सेम डोज होना ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंट डोजेज आर एडमिनिस्टर्ड बेस्ड ऑन द इंडिकेशन, यानी डिफरेंट डोजेज दी जाएंगी जो इंडिकेशन होगी उस हिसाब से, हर डिफरेंट इंडिकेशन की डिफरेंट डोज होगी। एंड फॉर यूज एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग और स्पेसिफिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, और वो डोज यूज की जाएगी जो कि मैन्युफैक्चरर ने उस पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए रिकमेंड की है। अगर हम टेबल 35.10 की बात करें तो इसमें शो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड यूएस एफडीए अप्रूव्ड डोजिंग स्पेसिफिक इंडिकेशन। तो इस टेबल में या इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो एफडीए ने जो अप्रूव्ड की हुई हैं डोज पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए, वो डोज जो है वो इस टेबल में मौजूद हैं। तो अब हम मूव करते हैं फ़ौरन ही इस टेबल 35.10 पे, और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें उस डिफरेंट ड्रग्स की जो अवेलेबल हैं उसकी क्या डोजिंग रिकमेंडेशन दी गई है। तो टेबल 35.10 पर अगर हम आए तो ये जो है हमें बता रहा है डोजिंग ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स फॉर वीटीई प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। वीटीई यानी वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए भी एंड ट्रीटमेंट के लिए भी क्या डोजेज हैं पर्टिकुलर इंडिकेशन वाइज, पर्टिकुलर ड्रग की और उस पर्टिकुलर इंडिकेशन में तीनों ड्रग की। वो तीनों ड्रग क्या है? एनॉक्सापेरिन, डेल्टापेरिन एंड टेंजापेरिन। तो इन तीनों ड्रग की डोजेस क्या है उसको हम इस टेबल में अभी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस टेबल में इंडिकेशंस हैं जिनमें ये ड्रग दी जाती है। फिर उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड डोज है, क्या स्टैंडर्ड डोज रिकमेंडेड है। फिर उसके बाद डोज इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है, ये किसकी है? एनॉक्सापेरिन की। एनॉक्सापेरिन की स्टैंडर्ड डोज एंड डोज इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। उसके बाद फिर क्या डेल्टापेरिन है और इसकी सिर्फ एक स्टैंडर्ड डोज दी हुई है। डोज इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में नहीं दी हुई है क्योंकि इसमें इनके क्लिनिकल स्टडीज़ या क्लिनिकल ट्रायल मौजूद नहीं होंगे, यानी एविडेंसेस मौजूद नहीं होंगे, इस वजह से ये इस सिचुएशन की कोई डोज मौजूद नहीं है। अच्छा, टेंजापेरिन, इसमें भी जर्नल स्टैंडर्ड डोज दी हुई है और कोई डोज इस तरह से नहीं दी हुई है कि इसकी डोज जो होगी वो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में क्या होगी, क्योंकि उस के ऐसे पेशेंट में जो कि सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट के थे उनमें इनकी क्लिनिकल स्टडीज़ मौजूद नहीं है, और जब क्लिनिकल स्टडीज़ मौजूद नहीं है तो फिर उसकी इंडिकेशन उस कंडीशन में है भी नहीं और आप वो ड्रग दे भी नहीं सकते। यानी एनॉक्सापेरिन शुड बी प्रेफर्ड ड्रग इन ऑल दीज सिचुएशंस। अच्छा, अब सबसे पहले वो कह रहे हैं इंडिकेशन वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ प्रोफाइलैक्सिस, यानी अगर वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का रिस्क हो और उसको प्रोफाइलैक्सिस के लिए देना है तो फिर आपने क्या डोज देनी होगी। सबसे पहले ये कि वो पेशेंट जिसको रिस्क है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का लेकिन है नहीं, लेकिन रिस्क है, तो उसके और वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में जा रहा है तो उसको हाई रिस्क है कि उसको वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो क्योंकि सर्जरी हो रही है, उस वजह से उसको ये ड्रग दी जाएगी। तो जो ड्रग दी जाएगी उसकी क्या रिकमेंडेशन है? 30 मिलीग्राम SC यानी सबक्यूटेनियस एवरी 12 आवर। 30 मिलीग्राम एनॉक्सापेरिन दी जाएगी एवरी, Q12H का मतलब है Q मीन्स एवरी 12 आवर। इनिशिएटेड 24 आवर आफ्टर सर्जरी, और शुरू कब करनी है? 12 to 24 आवर आफ्टर सर्जरी। और एक और इन्होंने रिकमेंडेशन किया है, क्या है कि 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस एवरी 24 आवर। यहाँ पे क्या था? 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस एवरी 12 आवर। यहाँ पे क्या है? 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर, और इनिशिएटेड 10 to 12 आवर बिफोर
सर्जरी, और ये सर्जरी से पहले की बात हो रही है कि इनिशिएट करनी है 10 to 12 आवर बिफोर सर्जरी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डोज है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में। रीनल इम्पेयरमेंट हो और पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट में सर्जरी में जा रहा है, तो डोज की जो रिकमेंडेशन है 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। तो ये जो है इसकी रिकमेंडेशन है एनॉक्सापेरिन की। इसी इंडिकेशन में वीटीई प्रोफाइलैक्सिस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का केस है। डेल्टापेरिन की डोज क्या है? अगर आप ये एनॉक्सापेरिन आपकी फार्मेसी में नहीं है, डेल्टापेरिन है, तो आपने क्या डोज देनी है? 2500 यूनिट्स 2500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली गिवन 6 to 8 hours after surgery, and then 5000 units subcutaneously every 12 hour। ठीक है, 6 to 8 hours आफ्टर सर्जरी पहले 2500 यूनिट देंगे सबक्यूटेनियस, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है 5000 यूनिट सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर, या फिर 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर एंड इनिशिएटेड द इवनिंग बिफोर सर्जरी। यानी जिस दिन उसकी सुबह सर्जरी करनी है उससे एक दिन पहले शाम में इनिशिएट आप कर दें 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। ये स्टैंडर्ड डोज है उस पेशेंट के लिए जिसकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है। किडनी इम्पेयरमेंट का डेटा जैसा मैंने पहले बताया नहीं मौजूद है। अच्छा, इसी इंडिकेशन में वीटीई प्रोफाइलैक्सिस एंड द केसेस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और आपके पास टेंजापेरिन है, तो इसकी डोज क्या बनेगी? 75 यूनिट्स यूनिट्स पर केजी सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर एंड इनिशिएटेड द इवनिंग बिफोर सर्जरी। एक या तो ये कि इनिशिएट किया जाए इवनिंग बिफोर सर्जरी या फिर 12 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। ठीक है, 12 to 24 आवर आफ्टर सर्जरी। अब देखिए यहाँ पे ये एस्टेरिस्क एक निशान बना हुआ है, इसका ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एस्टेरिस्क क्या है। देखिए ये एस्टेरिस्क हमें ये बता रहा है कि दिस इंडिकेशन इज नॉन एफडीए अप्रूव्ड। एफडीए ने इस इंडिकेशन को अप्रूव नहीं किया है, गो के क्लिनिकल स्टडीज मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन एफडीए ने इसको अप्रूव नहीं किया। यानी अगर आप इसको ये कहें कि ये ऑफ लेबल इंडिकेशन है तो ये बात सही होगी। ठीक है, तो ये जो इसकी जो टेंजापेरिन की जो डोज है ये रिकमेंडेशन जो है ये ऑफ लेबल है। अच्छा, दूसरी रिकमेंडेशन क्या है? और 4500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर and initiated 12 hour before surgery, and this is also asterisk, it means this is non FDA approved indication। अच्छा जनाब, इसके बाद आइए फिर एक और सिचुएशन, VTE प्रोफाइलैक्सिस एंड द पेशेंट इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी पेशेंट जो है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का है और वही VTE की प्रोफाइलैक्सिस। तो स्टैंडर्ड डोज क्या है इसमें? एनॉक्सापेरिन की सबसे पहले ये है एनॉक्सापेरिन 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 12 आवर, ये स्टैंडर्ड डोज है। और अगर पेशेंट हैविंग सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता दूं कि ये डोज इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि पेशेंट का रीनल इम्पेयरमेंट सीवियर है? उसको डिफाइन करने का ये है कि जैसा कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था रीनल फेलियर के, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट हम उसको कहेंगे जिसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो लेस देन 30 ml पर मिनट हो, वो होगा सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट का। तो एनीवे एनॉक्सापेरिन की डोज जो है वो इस कंडीशन में सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। बस जो ये इसमें फ़र्क है, डोज सेम है, ये बस ये कि ये एवरी 12 आवर है नॉर्मल किडनी में और इम्पेयरमेंट में एवरी 24 आवर। अच्छा, डेल्टापेरिन की डोज क्या है? 2500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली गिवन 6 to 8 आवर्स आफ्टर द सर्जरी एंड देन 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर, एंड दिस इंडिकेशन इज अगेन नॉन FDA अप्रूव्ड। और टेंजापेरिन की इंडिकेशन क्या है? 75 यूनिट्स पर केजी subcutaneously every 24 hour and this indication is non FDA approved। नॉन FDA अप्रूव का मतलब फिर मैं बता दूं कि क्लिनिकल स्टडीज मौजूद हैं कि ये आप दे सकते हैं, एविडेंसेस आर अवेलेबल, बट FDA डिड नॉट अप्रूव इन दीज इंडिकेशंस। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं हिप फ्रैक्चर सर्जरी पर, वहाँ क्या सिचुएशन है? अच्छा, स्टैंडर्ड डोज एनॉक्सापेरिन की 30 मिलीग्राम
सबक्यूटेनियसली एवरी 12 आवर एंड नॉन FDA अप्रूव इंडिकेशन। और रीनल इम्पेयरमेंट में सीवियर किस्म की 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। और डेल्टापेरिन की कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। टेंजापेरिन का भी कोई डेटा इस हिप फ्रैक्चर सर्जरी में VTE प्रोफाइल एक्सेस के लिए मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद है फिर एब्डोमिनल सर्जरी। पेशेंट इज गोइंग फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। अच्छा, स्टैंडर्ड डोज 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर फॉर एनॉक्सापेरिन एंड 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली every 24 hour for एनॉक्सापेरिन इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। डेल्टापेरिन की डोज क्या है इसमें? 2500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर द पेशेंट हु इज एट रिस्क ऑफ VTE, और 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ VTE सच एज मैलिग्नेंसी भी है। या फिर और एक और रिकमेंडेशन है कि 2500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली 1 to 2 आवर बिफोर सर्जरी फॉलोड बाय 2500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली 12 आवर लेटर एंड देन 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर पेशेंट विद मैलिग्नेंसी। तो ये भी रिकमेंडेशन है। अच्छा, टेंजापेरिन की क्या रिकमेंडेशन है इसमें? 3500 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर एंड दिस इंडिकेशन इज ऑल्सो नॉन FDA अप्रूव्ड। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक्यूटली इल मेडिकल पेशेंट्स। तो एनॉक्सापेरिन की डोज क्या है? 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। एनॉक्सापेरिन की इंडिकेशन और द डोज इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर, 10 मिलीग्राम डोज कम कर दी। अच्छा, डेल्टापेरिन की 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर, और टेंजापेरिन की कोई डोज की रिकमेंडेशन हमारे पास इस केस में नहीं है, यानी ये जो है एक्यूट मेडिकल इलनेस में के केस में। अच्छा, अगर वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ हो गई है और इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ये तो हमने प्रोफाइल एक्सेस की बात की थी ना, ये देखें यहाँ पे VTE प्रोफाइल एक्सेस। लेकिन अब अगर हो गया है और उसका ट्रीटमेंट करना है, DVT प्लस PE यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस विद PE / यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो के साथ हो या सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो जो एनॉक्सापेरिन की डोज है वो है 1 मिलीग्राम पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 12 आवर, या फिर और 1.5 मिलीग्राम पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। और सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में क्या है? एनॉक्सापेरिन की डोज 1 मिलीग्राम पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। डेल्टापेरिन की डोज इंडिकेशन में 100 यूनिट्स पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 12 आवर और 2000 यूनिट्स पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। जबकि टेंजापेरिन की डोज इस केस में क्या है? 175 यूनिट्स पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। अच्छा, अगर एक्सटेंडेड VTE ट्रीटमेंट इन कैंसर पेशेंट्स ये आपको चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा चाहिए, कैंसर भी है साथ में, तो डोज क्या है? एनॉक्सापेरिन 1 मिलीग्राम पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 12 आवर और 1.5 मिलीग्राम पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। अच्छा, रीनल इम्पेयरमेंट में सीवियर जो होगी 1 मिलीग्राम पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर। डेल्टापेरिन की डोज इस कंडीशन में क्या है? 200 यूनिट्स पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर फॉर फर्स्ट 30 डेज। देन फिर 150 यूनिट्स पर kg सबक्यूटेनियसली एवरी 24 आवर मंथ 2 to 6 विद ए डोज कैप ऑफ 18,000 यूनिट्स पर डे, यानी इसका जो मैक्सिमम कैप जो होगा फिर 18,000 यूनिट्स से ज़्यादा नहीं लेनी। टेंजापेरिन की डोज क्या है उसके बाद? फिर 175 यूनिट्स पर kg subcutaneously every 24 hour and this indication or this dose is non FDA approved। तो ये जो है ये रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हमने ये लो डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो है वो न्यू ड्रग हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंथेटिक पेंटासैकेराइड। सिंथेटिक पेंटासैकेराइड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।